प्रिय विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे उद्यमिता विकास फाउंडेशन कोर्स के तहत यूनिट 4 के संदर्भ में। आपने देखा होगा यूनिट 4 में आपको उद्यमी के कार्य, गुण, उद्यमी की प्रबंध कला और उद्यमी के जो प्रेरक तत्व है इनके बारे में निश्चित रूप से आपने कुछ न अध्ययन किया भी होगा। आज हम बात करेंगे केवल और केवल उद्यमी की प्रबंध कला और उद्यमी के प्रेरक तत्वों पर, क्योंकि उद्यमी के जो गुण थे उसकी चर्चा हमने फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत भी की है। हालांकि इस इकाई में आपको ये लिखा है कि सफल उद्यमी के गुण बताइए, गुण कौन से होंगे, और यूनिट नंबर 1 में लिखा था उद्यमी के गुण की चर्चा कीजिए। तो काफी कुछ हमने ये चर्चा पिछले दिनों जब फर्स्ट सेशन हुआ था इसका, तब हमने इसकी चर्चा की थी। आज हम केवल और केवल बात करेंगे उद्यमी की प्रबंध कला और उद्यमी के प्रेरक तत्वों के संदर्भ में। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे उद्यमी की प्रबंध कला की। आपने पिछले सेशन में भी देखा, पिछले फर्स्ट जो आपका सेमेस्टर रहा उसमें भी आपने देखा है कि एक उद्यमी को कहा गया है, मार्शल ने कहा था कि उद्यमी उद्यम का कप्तान होता है। अब आप समझ गए होंगे, जब कप्तान होता है इसका मतलब उसमें विलक्षण प्रतिभा होना बहुत आवश्यक है। इसीलिए किसी ने कहा है, एससी वालिश ने कहा है कि उद्यमी एक विलक्षण प्रतिभा वाला व्यक्ति होता है जो विभिन्न प्रकार के कौशल रखता है। मतलब बगैर स्किल के आज के समय में व्यवसाय उद्योग करना संभव नहीं है। ये बात बिल्कुल सत्य है। हालांकि ये बात बहुत पहले कही गई थी, पर आज हम देख रहे हैं कि आज विभिन्न प्रकार के जो कौशल के कार्यक्रम होते हैं, उन कार्यक्रमों के आधार पर कई व्यक्ति, कई हमारे विद्यार्थी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए अपने आप को तैयार कर भी रहे हैं। तो निश्चित रूप से अब ये बात इसलिए कही गई है कि आपने देखा होगा कि आज से 10, 20, 50, 100 साल पहले की यदि हम बात करें तो कुछ लिमिटेड वस्तु ही मार्केट में उपलब्ध हुआ करती थी, लिमिटेड ब्रांड नेम आपके उपलब्ध हुआ करते थे। तो एक व्यक्ति को बड़ा आसान था, वस्तु का सिलेक्शन करने की कोई प्रॉब्लम थी नहीं उसके पास, क्योंकि जब एक ही प्रकार की क्वालिटी का माल, एक ही सिंबल का माल यदि उसको उपलब्ध होगा, एक ही वैरायटी का माल यदि उसे मिलेगा तो उसकी चॉइस उसके पास है नहीं। और आज आप देखिए कि मार्केट में एक ही वस्तु को बेचने वाले कहीं हैं, डिफरेंट नाम से वस्तु बेची जा रही है। तो इस स्थिति में एक उद्यमी के पास मैनेजमेंट स्किल होना बहुत आवश्यक है। इसके साथ साथ अगर आपने इमर्सन का कोटेशन पढ़ा हो, कई बार ये कोटेशन आप चाहे तो नोट भी करें। परीक्षा में अगर इनडायरेक्ट क्वेश्चन यदि पूछा जाता है जो कोटेशन के रूप में हम बात करते हैं, तो कोटेशन में एक प्रश्न आपका ये भी बन सकता है कि इमर्सन ने एक शब्द कहा है कि व्यवसाय चातुर्य का खेल है, इसीलिए इसे हर कोई व्यक्ति नहीं खेल सकता। बिजनेस इज ए गेम ऑफ स्किल विच एवरीबडी कैन नॉट प्ले। मतलब बगैर स्किल के ये ऐसा खेल है जिसे वही व्यक्ति खेल सकता है जिसमें कुछ विशेष प्रकार का कौशल हो। तो ये इनडायरेक्ट आपका क्वेश्चन बन सकता है। इसमें भी आपको यही बताना है कि एक उद्यमी को यदि सक्सेस होना है तो उसमें किस किस प्रकार की प्रबंध कला का होना आवश्यक है। आगे हम बात कर रहे हैं कि अगर हम प्रबंध कला की बात करें तो एक उद्यमी में किस किस प्रकार की प्रबंध कला होना चाहिए। देखिए, कुछ पॉइंट्स आप नोट कर लें। नियोजन कौशल, इसकी अब विस्तार से भी चर्चा करेंगे। संगठन कौशल होना चाहिए, नेतृत्व कौशल उसमें हो, नियंत्रण कौशल उसमें हो, निर्णय कौशल उसमें, इसमें श का फॉन्ट थोड़ा परिवर्तित हो गया है, आप उसे शकर का पढ़ें। तो ये 5 प्रकार की आपकी प्रकार बता रहे, टाइप बता रखे हैं जो एक एंटरप्रेन्योर में प्रबंध कला के तौर पर होना चाहिए। अब देखिए, सबसे पहला इसमें आता है प्लानिंग, नियोजन करना। जब कोई व्यक्ति किसी व्यवसाय उद्योग के स्थापना की परिकल्पना करता है तो परिकल्पना के साथ साथ ही उसमें प्लानिंग करने का काम भी वहीं से उसका शुरू हो जाता है। जैसे मान लीजिए, अगर आपने यह निर्णय कर लिया कि मुझे व्यवसाय स्थापित करना है, तो अब व्यवसाय स्थापित करना है तो आपका अगला प्लान चलेगा। आपका निर्णय करना पड़ेगा आपको कि मुझे किस प्रकार के व्यवसाय में जाना है, मुझे निर्माणी उद्योग में जाना है, मुझे सेवा उद्योग में जाना है, या मुझे ट्रेडिंग के क्षेत्र में जाना है। जब आपने इनमें से किसी एक पे निर्णय कर लिया, आपका प्लान शुरू हो गया। यदि वस्तु का निर्माण करना है तो कहाँ करना है, कैसे करना है, किसके सहयोग से करना है, कहाँ से पैसा जुटाएंगे, कहाँ से मशीनें प्राप्त करेंगे, कहाँ से आप लेबर प्राप्त करेंगे, कौन कौन से मार्केट में आप पहुंचेंगे, मार्केट में किन के माध्यम से आप पहुंचेंगे, मार्केट में वस्तु बेचते समय आपकी पॉलिसी क्या होगी, आप कितने दिन की क्रेडिट पर वस्तु बेचेंगे। ऐसे कई प्रकार के प्रश्न एक व्यक्ति के मस्तिष्क में चलते हैं जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है। तो इसका मतलब स्पष्ट है कि पहला और इम्पोर्टेंट काम मैनेजमेंट स्किल के अंतर्गत जो प्रबंधक को करना हो, जो आपके एंटरप्रेन्योर को करना होता है, वो आपको होता है प्लानिंग करने का। और एक किसी ने कहा है, यदि आपने ठीक प्रकार से यदि प्लान कर लिया
यदि आपका प्लानिंग प्रॉपर है, यदि आपने सारी चीजों को सोच समझने के बाद यदि प्लान किया है, तो निश्चित रूप से आपके सफल होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। जैसे आपसे भी टीचिंग के बारे में भी कहा जाता है कि जो विद्यार्थी प्लानिंग करके स्टडी करता है, वो निश्चित रूप से परीक्षा के दिन में उसे किसी प्रकार का भय या टेंशन नहीं होता है। वही चीज एक एंटरप्रेन्योर पर भी लागू होती है कि एंटरप्रेन्योर यदि इन सारी चीजों के बारे में यदि ठीक प्रकार से प्लान कर ले, तो निश्चित रूप से आगे के उसके जो दरवाजे हैं, आगे के उसके रास्ते हैं, वे आसानी से खुलते चले जाते हैं। तो पहली चीज हो गई कि एक एंटरप्रेन्योर में प्लानिंग की स्किल होना नितांत आवश्यक है। दूसरा आता है आपका संगठन कौशल। संगठन का मतलब होता है कि एक व्यवसाय अकेला उद्यमी स्वयं अपने द्वारा संचालित नहीं कर सकता, उसके साथ एक टीम होती है, एक कई प्रकार के कर्मचारी उसके साथ जुड़ते हैं, कई व्यक्ति उसके साथ जुड़ते हैं। तो संगठन का मतलब हो गया कि वे सारे व्यक्ति जो आपके व्यवसाय से जुड़े हैं, उनसे कार्य कराने की क्षमता, उनसे कार्य किस प्रकार से लिया जाए, वो किस प्रकार से उद्यमी द्वारा तय किए गए उद्देश्यों को प्राप्त करने में अपना सहयोग करे, यही आपकी संगठन कौशल वाली बात आती है। तो संगठन कौशल के अंतर्गत एक एंटरप्रेन्योर को कई बातों को ध्यान में रखना होता है। सबसे पहली चीज वो करता है, ये डिसाइड करता है कि अपने संगठन में, अपने व्यवसाय में कौन कौन सी क्रियाएं उसके द्वारा संचालित की जाएगी। पहले वो कार्य तय करता है कि कौन कौन से कार्य किए जाएंगे। जब वो कार्य तय कर लेता है, तो उन कार्यों को कई उपभागों में बांटता है। जैसे मान लीजिए अगर आपका क्रय विभाग हो गया, तो क्रय विभाग में रॉ मटेरियल की परचेसिंग का काम कौन करेगा। जब कई ऐसी चीज होती है जो फिनिश्ड गुड्स को मार्केट में भेजने के पहले कुछ वस्तुएं खरीदना होती है, उनका कार्य कौन संचालित करेगा। क्रय विभाग में पेमेंट का कार्य कौन देखेगा। तमाम प्रकार की चीजें, एक ही कार्य को कई उसे उप कार्यों में बांटना पड़ता है। तो पहले उसने क्या किया, संगठन के अंतर्गत यह तय किया कि कौन कौन से कार्य संचालित होंगे, इन कार्यों को कई उपभागों में बांटता है। और इसके बाद तीसरा और इम्पोर्टेंट काम, जब उसने ये तय कर लिया कि मेरे इतने सारे कार्य हैं, इन कार्यों को करेगा कौन, मतलब वो इन सारे कार्यों में योग्य व्यक्तियों को वो कार्य भी सुपुर्द करता है, जिसको आप पढ़ते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। आप में से कई विद्यार्थी अर्थशास्त्र विषय भी पढ़ते होंगे। हम क्या करते हैं, श्रम का विभाजन करते हैं, जो व्यक्ति योग्य होता है उसको वो कार्य संचालित करने के लिए दिया जाता है। तो तीसरा उसका कार्य होता है कि विभिन्न व्यक्तियों में उन कार्यों का बंटवारा करना। और जब हम किसी कर्मचारी को कार्य बांटते हैं, तो कार्य बंटवारे के साथ साथ हमें उसे कई प्रकार के अधिकार भी सौंपना होते हैं। तो अधिकार भी उसको सौंपना पड़ेंगे। ये कार्य भी एक एंटरप्रेन्योर को संगठन कौशल के तहत करना पड़ता है। तो ये इंपॉर्टेंट काम होते हैं। यदि एक कर्मचारी ने, एक एंटरप्रेन्योर ने इन कार्यों को ठीक प्रकार से कर लिया, तो जो उसने ऑब्जेक्ट, जो अपना उद्देश्य तय कर रखा है, उस उद्देश्य को आसानी से प्राप्त कर सकता है। अब तीसरा आता है आपका नेतृत्व कौशल। और जैसे हम नेतृत्व की बात करते हैं, लीडरशिप की बात करते हैं, तो आपके उनमें एक प्रश्न आएगा कि नेतृत्व का मतलब होता है केवल और केवल पासिंग ऑर्डर, आज्ञा, दूसरे व्यक्तियों को आदेशित करना। एक चीज समझिए, लीडर का मतलब होता है केवल और केवल दूसरों को आदेश देना नहीं। नेतृत्व की अगर हम सीधी परिभाषा कहें, तो बड़ी इंपॉर्टेंट परिभाषा ये हो सकती है कि नेतृत्व, लीडर वो होता है जो सामने वाले व्यक्ति में एक पॉजिटिव परिवर्तन ला दे। मतलब जो ऑब्जेक्ट एक एंटरप्रेन्योर तय कर रखे हैं, उस ऑब्जेक्ट को प्राप्त करने के लिए सारा का सारा जो व्यक्ति है, जो उसके साथ टीम लगी हुई है, वो टीम पूरी तन्मयता के साथ उस उद्देश्य को प्राप्त करने में लग जाए। जिस व्यक्ति में यह क्षमता है, मतलब हम कहेंगे उस व्यक्ति में लीडरशिप की क्षमता है। तो नेतृत्व का मतलब होता है दूसरे अपने से जुड़े वाले व्यक्तियों से काम लेना, उन्हें इस प्रकार से अभिप्रेरित करना ताकि वो अपने व्यवसाय या उद्देश्य, संगठन के जो उद्देश्य हैं, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के जो उद्देश्य हैं, उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए वो पूरा का पूरा आपको सहयोग प्रदान करे। तो लीडरशिप स्किल एक एंटरप्रेन्योर में होना नितांत आवश्यक है। अगला है नियंत्रण कौशल, कंट्रोल स्किल। देखिए, जब हम कोई लक्ष्य तय करते हैं, तो लक्ष्य तय करने के साथ साथ हमें उस पर कंट्रोल भी करना होता है। यदि मान लीजिए मैंने कोई लक्ष्य तय किया है और लक्ष्य की दिशा में हम जो प्रयास कर रहे हैं, उन प्रयास से हमें वांछित सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, हमारे उस जो हमने निर्णय किया था उसके इम्प्लीमेंटेशन में कोई प्रॉब्लम है, या इम्प्लीमेंट करने वाले व्यक्ति में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, तो निश्चित रूप से उस संस्थान में नियंत्रण की आवश्यकता होती है। तो कंट्रोल इसलिए किया जाता है ताकि हम निर्धारित समय में हमारे तय किए गए उद्देश्यों को हम प्राप्त कर सके। तो नियंत्रण कौशल भी एक एंटरप्रेन्योर में होना चाहिए। और अगला कौशल है आपका निर्णय का, डिसीजन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है।
अगर आप में निर्णय लेने की क्षमता है, यदि आप निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं, तो ये मान के चलना कि आपके आगे के कार्य निश्चित रूप से आपके आसान हो सकते हैं। किसी ने ठीक कहा है कि बुरे निर्णय लेने से ज्यादा बुरा है निर्णय ही न लेना। अगर आप डिसीजन ही नहीं लेंगे, तो जब आप निर्णय नहीं कर पाएंगे किसी चीज का समय पर, तो आप मान के चलना कि एक आपका वीकनेस पॉइंट जो होगा, वो वीक पॉइंट हमारी जब एक संस्था में काम करने वाला व्यक्ति यदि उन चीजों को समझ जाएगा, तो समझ जाएगा कि हम किसी प्रकार का कार्य इस संस्थान में नहीं कर सकते। तो निर्णयन करना एक एंटरप्रेन्योर की सबसे महत्वपूर्ण स्किल है। और निर्णयन का आप देख रहे होंगे कि पल पल हर समय समय पे एक एंटरप्रेन्योर को निर्णय लेना पड़ते हैं। कब कहाँ किस समय कौन सा माल बेचना है, किस मार्केट से हटना है, किस मार्केट में कब नया माल भेजना है, ऐसे कई प्रकार के निर्णय आपके हो सकते हैं। आगामी वर्ष के लिए आपका जो प्लान है, उस प्लान के बारे में आपको निर्णय करना पड़ता है। कर्मचारियों ने जो आपको फीडबैक दिया है, उस फीडबैक के आधार पर आपको कुछ निर्णय करना पड़ सकते हैं। कई बार होता है क्या कि एक एंटरप्रेन्योर अपने कर्मचारी से कुछ सजेशन मांगता है, उन सजेशन के आधार पर भी उसको डिसीजन लेना पड़ता है। तो कई प्रकार के निर्णय एक संस्थान में लिए जाते हैं। और एक चीज और कही गई है कि समस्याएं अगर हम टालेंगे, उन पे कोई डिसीजन नहीं लेंगे, तो निश्चित रूप से आप मान के चलना एक अपने लिए आप नई मुसीबत क्रिएट कर रहे हैं। एक एंटरप्रेन्योर, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर वही होता है जो किसी भी समस्या का तत्काल निर्णय प्रस्तुत कर दे, तत्काल उसके बारे में डिसीजन ले ले, वो उसको टाले नहीं। और जो एंटरप्रेन्योर इन चीजों को टालता है, वो अपनी लाइफ में एंटरप्रेन्योर तो बन सकता है, किंतु उसके नाम के साथ कभी भी सक्सेसफुल शब्द नहीं लग सकता। एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए बहुत आवश्यक है कि एक एंटरप्रेन्योर में डिसीजन लेने की स्किल प्रॉपर होना आवश्यक है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक एंटरप्रेन्योर में ये सारी प्रकार की कौशल प्रबंध कला होना नितांत आवश्यक है। अब इसी यूनिट के अंतर्गत आपका एक टॉपिक और है कि एक एंटरप्रेन्योर किस प्रकार से मोटिवेट होता है व्यवसाय उद्योग की स्थापना करने के लिए। अब देखिए, हर्जबर्ग ने एक बड़ी अच्छी बात कही है कि अभिप्रेरणा शक्ति पैदा करने वाला यंत्र अर्थात जनरेटर है, जिसे बाहरी लोगों के सहयोग की आवश्यकता नहीं होती। मतलब जब तक हम एक एंटरप्रेन्योर को, किसी व्यक्ति को व्यवसाय उद्योग लगाने के लिए अभिप्रेरित नहीं करेंगे, तब तक ये बात आप मान के चलना कि व्यवसाय उद्योग की स्थापना नहीं हो सकती। तो हमें एक एंटरप्रेन्योर को अभिप्रेरित करना होता है व्यवसाय उद्योग लगाने के लिए। अब व्यवसाय उद्योग लगाने के लिए उसको किस प्रकार से अभिप्रेरित किया जाएगा, इसके अपन आगे चर्चा करेंगे। जूसियर और सेलेंडर ने भी एक शब्द कहा कि उद्यमिता अभिप्रेरणा प्रोत्साहन देने तथा अपेक्षित उत्तर प्राप्त करने की विधि है। मतलब यदि हम चाहते हैं कि हमारे पिछड़े हुए इलाकों में, या सरकार चाहती है कि कुछ स्थान विशेष पर एंटरप्रेन्योर आकर व्यवसाय उद्योग स्थापित करे, तो उन्हें उस व्यवसाय उद्योग की स्थापना करने के पहले निश्चित रूप से उन्हें मोटिवेट करना पड़ेगा। मोटिवेट के कई तरीके हो सकते हैं। अगर आपने हाल ही में विद्यार्थियों से हो सकता है कि हमारे कुछ विद्यार्थी ने इस चीज को पढ़ भी रखा हो, अभी हाल ही में एक बजट आया है, आपने देखा फरवरी में हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट ने बजट डिक्लेयर किया। वो बजट में एक बड़ी अच्छी बात ये जो एंटरप्रेन्योर के बारे में कही गई है, वो ये कही गई है कि हमारे ऐसे एंटरप्रेन्योर जो छोटे लेवल पर काम करते हैं, उन एंटरप्रेन्योर के लिए भारत सरकार ने 200 अरब का एक मुद्रा बैंक की स्थापना करने की बात कही है। हो सकता है आप में से कुछ विद्यार्थी उसको पढ़ा भी हो। अगर आपने इसको पढ़ा हो तो जरूर, अगर आपसे अभिप्रेरणा की यदि बात आती है, तो अभिप्रेरणा के टॉपिक में कहीं कहीं आपको ये बताना चाहिए कि सरकार किस प्रकार से एक उद्यमी को अभिप्रेरित करती है। वो जो 200 अरब रुपए से जो मुद्रा बैंक बनाया गया है, उस मुद्रा बैंक बनाने के पीछे उद्देश्य सरकार का यही है कि ऐसे छोटे एंटरप्रेन्योर जिनको माइक्रो फाइनेंस कंपनियां, जो छोटी छोटी जो छोटे लघु उद्यमियों को जो फाइनेंस करती है, उसको माइक्रो फाइनेंसर बोलते हैं। माइक्रो फाइनेंसर कंपनियों को एड देने के लिए सरकार द्वारा सहायता दी जाएगी उस फंड के माध्यम से। और ये जो फंड उन संस्थाओं को मिलेगा, तो ये फंड का उपयोग होगा केवल और केवल छोटे उद्यमियों को आगे लाने के लिए। तो ये एक प्रकार का उद्यमियों के लिए अभिप्रेरणा का कार्य करेगा। इस प्रकार के कार्य करना, ये केवल आज ही की बात नहीं कर रहे हैं, विगत कई वर्षों से जो भी सरकार हमारे यहाँ पर रही है, स्वतंत्रता के पश्चात यदि हम बात करें तो प्रति पंचवर्षीय योजना से हमारे यहाँ पर निश्चित रूप से एंटरप्रेन्योर के लिए कई प्रकार की योजनाएं स्वरोजगार की लागू की गई, कई प्रकार के उनको अट्रैक्शन दिए गए, इंसेंटिव दिए गए, और इन सब से एक वातावरण क्रिएट हुआ हमारे यहाँ पर व्यवसाय उद्योग लगाने का। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि किसी भी स्थान विशेष पर यदि हम चाहते हैं कि व्यवसाय, ये कोई उद्यमी आकर अपना व्यवसाय लगाए, तो उसे निश्चित रूप से हमें कुछ न कुछ तरीकों से उसको मोटिवेट करना पड़ता है। आगे देखिए, अब उद्यमी के प्रेरक तत्व कौन से हैं।
किन किन तत्वों या उद्यमी के जो प्रेरक तत्व हैं, मोटिवेशनल जो फैक्टर है, उनके ऑब्जेक्ट क्या है। अगर हम किसी व्यवसाय उद्यमी को अगर हम प्रेरित करते हैं व्यवसाय लगाने के लिए, तो उसके पीछे हमारा क्या उद्देश्य हो सकता है। तो पहला उद्देश्य आपका हो सकता है कि उद्यमियों में गतिशीलता उत्पन्न करना, मोबिलिटी उत्पन्न करना। अब मोबिलिटी से मेरा मतलब यहाँ पर एक सीधे छोटे से एग्जाम्पल से आप समझिए कि कोई भी एंटरप्रेन्योर केवल उसी स्थान पर व्यवसाय उद्योग लगाना चाहता है जहां पर उसे सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं। अब अगर ये चीज यदि रहेगी तो आप मान के चलना कि कुछ क्षेत्र तो हमारे विकसित हो जाएंगे और कुछ क्षेत्रों में हमारे व्यवसाय उद्योग स्थापित नहीं हो पाएंगे। यदि हम चाहते हैं कि हमारे कुछ एंटरप्रेन्योर उन स्थानों पर भी व्यवसाय उद्योग लगाए जहां जो पिछड़े हुए हैं, जहां पर लोगों को रोजगार मिला हुआ नहीं है, जहां पर उत्पत्ति के साधन भी उपलब्ध हैं, अगर हमें यह सब कुछ करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एंटरप्रेन्योर को मोबिलाइज करना पड़ेगा, उनमें मोबिलिटी लाना पड़ेगी। और मोबिलिटी केवल आती है केवल और केवल आपको हम विशेष प्रकार के मोटिवेशनल जो फैक्टर्स हैं, जो उनको प्रेरक करते हैं तत्व, उन तत्वों के माध्यम से ही हम एक एंटरप्रेन्योर को गतिशील बना सकते हैं। अब प्रश्न यहाँ पर उठता है कि उद्यमी गतिशील बनता कैसे। तो देखिए, गतिशीलता से मैं फिर आपको बता दूं, केवल देश के एक स्थान पर नहीं, देश के विभिन्न स्थानों पर व्यवसाय लगाने की प्रवृत्ति को ही हम बोल सकते हैं गतिशीलता। अब ये गतिशीलता देश के विभिन्न सेक्टर में गतिशीलता आएगी कब, उद्यमियों में। तो इसके लिए कुछ तो होते हैं इंटरनल फैक्टर जो उद्यमी के हाथ में होते हैं। मान लीजिए कोई उद्यमी ऐसा है जिसके पास काफी पैसा है, रिसोर्सेस है, कैपिटल काफी मात्रा में। अब किसी एंटरप्रेन्योर के पास यदि पूंजी वाला फैक्टर काफी स्ट्रांग है तो वह छोटे स्थान पर भी या ऐसे स्थान पर भी व्यवसाय उद्योग लगाने के लिए अभिप्रेत हो सकता है जहां पर व्यवसाय उद्योग नहीं। तो पहली चीज फैक्टर आपका हो गया कि यदि एक एंटरप्रेन्योर के पास पैसा होगा तो डेफिनेटली वो गतिशील होगा और वो विभिन्न क्षेत्रों में व्यवसाय उद्योग लगाने के बारे में परिकल्पना करेगा। ठीक वही बात आती है, यदि किसी उद्यमी के पास यदि अनुभव है, एक्सपीरियंस है, यदि मान लीजिए किसी एक उद्यमी के 5-7 कारखाने कुछ इलाके में है, तो डेफिनेटली उसके पास एक्सपीरियंस है। वो अपने एक्सपीरियंस के आधार पर चाहे तो अन्य क्षेत्रों में भी इस प्रकार का सर्वे करा सकता है कि वहां पर किस प्रकार का उद्योग लगा सकता है। वो सरकार को अप्रोच कर सकता है कि मैं इस स्थान पर उद्योग लगाने में इंटरेस्ट रखता हूं, आप मुझे किस प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। तो एक हो गया कि यदि उद्यमी के पास यदि एक्सपीरियंस है तो उस एक्सपीरियंस के आधार पर भी वो मोबिलाइज होता है नए सेक्टर में, नए स्थान पर उद्योग लगाने के लिए। ठीक इसी प्रकार से भाषा और संस्कृति, ये भी उद्यमी के लिए प्रेरक तत्व होता है। कुछ एंटरप्रेन्योर को एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान है, उसे विभिन्न राज्यों में घूमने का मौका मिला है, वो तमाम राज्यों की संस्कृति को समझता है, जानता है, भाषा को जानता है, समझता है। यदि ये किसी एंटरप्रेन्योर में है तो डेफिनेटली मान के चलना कि वो किसी भी स्थान पे जाके व्यवसाय उद्योग लगाने के लिए अभिप्रेरित हो सकता है। और यदि मान लीजिए किसी एंटरप्रेन्योर के पास ये चीज नहीं है, वो विभिन्न प्रकार की भाषाओं का उसको ज्ञान नहीं है, उसे संस्कृति का, कल्चर का ज्ञान नहीं है, तो हो सकता है कि वो अपने ही क्षेत्र में व्यवसाय उद्योग लगाए। तो एक व्यवसाय उद्योग लगाने के लिए मोबिलाइज तब हो सकता है जब उसे शिक्षा और इस प्रकार का ज्ञान हो। ठीक इसी प्रकार से शिक्षा और प्रशिक्षण, ये भी मोटिवेशनल फैक्टर होता है, आपको गतिशीलता प्रदान करने वाला फैक्टर होता है। यदि एक व्यक्ति पढ़ा लिखा है, यदि उसे तमाम प्रकार का नॉलेज है, उसे पूरा एनालाइज अपने व्यवसाय उद्योग की परिकल्पना करने के साथ साथ उसका जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है उसको एनालाइज कर सकता है। वो यह भी जान सकता है कि कहां पर किस प्रकार का कच्चा माल उपलब्ध है, इस प्रकार के नॉलेज भी यदि उसके पास है। यदि उसको इस बात का नॉलेज भी है कि जो व्यवसाय उद्योग वो लगाना चाहता है उसकी मशीनें कहां से आएगी, वो यह भी जानता है कि इसकी मार्केटिंग कहां कहां हो सकती है, ग्लोबलाइजेशन के इस युग में किस प्रकार की प्रतिस्पर्धा है। यदि इन सब के मामले में उसको ज्ञान है, समझ है एक एंटरप्रेन्योर को, तो मान के चलना कि उसकी गतिशीलता उसमें अधिक मात्रा में निश्चित रूप से पाई जाएगी। तो उद्यमी में गतिशीलता उत्पन्न करना, यह सबसे बड़ा फैक्टर उद्देश्य होता है आपका उद्यमी को प्रेरक तत्वों के अंतर्गत। दूसरी बात आती है कि उद्यमियों के विकास के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण का प्रबंध करना, यह भी एक प्रेरक तत्व है आपका, मोटिवेशनल फैक्टर है आपका व्यवसाय उद्योग में किसी व्यक्ति को लाने का। आज आप देखिए, आपने पढ़ा होगा कई प्रकार की संस्थाएं जो आज की तारीख में एक व्यवसायी को विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण उपलब्ध कराती है। आपने नाम सुना होगा, भारत सरकार की संस्थान है भारत सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विकास संस्थान। ये आपने फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत आपने पढ़ा है कि भारत सरकार की जो संस्थान है, ये संस्थान कई प्रकार से ट्रेनिंग उपलब्ध कराती है। उद्यमिता विकास केंद्र है आपका, मध्य प्रदेश कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन आपका मध्य प्रदेश के अंतर्गत है, भारतीय औद्योगिक संस्थान आपका है,
ये कई प्रकार की संस्थान, उद्यमी संस्थान, भारतीय उद्यमिता संस्थान है जो एक व्यवसाय उद्यमी को विभिन्न प्रकार की शिक्षा और प्रशिक्षण की व्यवस्था करती है। आज आप देखिए एंटरप्रेन्योर के फील्ड में एमबीए की डिग्री भी होती है। अगर आप चाहें तो बीकॉम, जो हमारे बीकॉम के जो स्टूडेंट जो होंगे, आपके जो साथी होंगे, उनके लिए एक ऑप्शन ये भी था कि बीकॉम एंटरप्रेन्योरशिप के साथ भी कर सकते हैं। आप बीए करने के बाद एमबीए कर सकते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के साथ। तो अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप के साथ यदि शिक्षा प्राप्त करते हैं तो डेफिनेटली आप व्यवसाय उद्योग लगाने के लिए अभिप्रेरित होंगे। यदि आप एमबीए नहीं भी कर सकते तो भी आप मान के चलना कि ऐसा मत समझिए कि हम बीए के स्टूडेंट हैं, हम व्यवसाय उद्योग का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं कर सकते। प्रशिक्षण कोई भी व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जिसमें उद्यमी बनने के प्रारंभिक गुण हैं। यदि वो सोचता है कोई व्यवसाय उद्योग लगाने का, यदि उसके मन में कोई आइडियाज है, तो आइडियाज विभिन्न प्रकार की एजेंसी जो संस्थान है जिनको आपने फर्स्ट इकाई में पढ़ा था, विभिन्न प्रकार की विकास संस्थाएं, उन विकास संस्थाओं के साथ आप जाकर अपने नॉलेज को, अपने अवसरों को उनके साथ शेयर कीजिए, प्रशिक्षण प्राप्त कीजिए, आप भी अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। तो एक एंटरप्रेन्योर को अभिप्रेरित करने का दूसरा फैक्टर आपका हो सकता है शिक्षा और प्रशिक्षण। तीसरा है औद्योगिक लाइसेंस और पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाना। देखिए बिल्कुल फैक्ट है, यदि हम चाहते हैं कि व्यवसाय उद्योग की स्थापना हो तो हमें लाइसेंस और पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाना होगा। अभी आपने देखा होगा हमारे मध्य प्रदेश में भी कई प्रकार की समिट, जो इंडस्ट्रियल समिट जो हुई थी, इंडस्ट्रियल समिट के अंतर्गत भी ये चीज बताई गई थी कि एंटरप्रेन्योर ने भी चर्चा की थी कि लाइसेंस और पंजीकरण की प्रक्रिया को आसान बनाया जाए। तो सिंगल विंडो सिस्टम, जिसका नाम दिया गया एकल खिड़की प्रणाली, एकल खिड़की प्रणाली का उद्देश्य यही है कि जिस स्थान पे आपने आवेदन दिया है उसी काउंटर से आपको लाइसेंस और पंजीयन की पूरी प्रक्रिया आप वहीं पर संपादित कर सकें। तो औद्योगिक लाइसेंस और पंजीकरण की प्रक्रिया को यदि हम प्रक्रिया को यदि सरल बनाया जाता है तो ये भी एक प्रकार का मोटिवेशनल फैक्टर है आपका, एक व्यक्ति को, एक उद्यमी को व्यवसाय विश्व में आने के लिए। नेक्स्ट अगला है उद्यमियों में कच्चे माल की उपलब्धता के लिए उचित मार्गदर्शन का प्रबंधन करना। आप जहां भी निवास कर रहे हैं, जिस भी कॉलेज में आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपके अगर आप जिला स्तर के कॉलेज में हैं तो आपके जिले में जिला व्यापार उद्योग केंद्र है। यदि आप तहसील स्तर पे हैं, यदि आप नगर पंचायत अगर आपके यहाँ पर है, यदि आपके यहाँ पर तहसील स्तर का यदि आप प्लेस का अगर आपका कॉलेज है तो वहां पर भी क्या होगा कि एक जिला व्यापार उद्योग केंद्र का एक प्रतिनिधि आपको उपलब्ध, सप्ताह में कम से कम एक दिन विजिट जरूर करते हैं। और जिला लेवल पर तो जिला व्यापार उद्योग केंद्र काम करते ही करता है। जिला व्यापार उद्योग केंद्र का काम यही है कि वो बताता है कि कच्चे माल की उपलब्धता के आधार पर कौन कौन से व्यवसाय उद्योग स्थापित हो सकते हैं। मतलब एक जिला व्यापार उद्योग केंद्र के पास अपने जिले में किस प्रकार का कच्चा माल उपलब्ध है, इसकी उपलब्धता की पूरी जानकारी वहां पर उपलब्ध हो सकती है। अब जैसे अगर कोई व्यवसाय उद्योग लगाना है, अगर आप उस व्यवसाय उद्योग के बारे में चर्चा करेंगे जिला व्यापार उद्योग केंद्र से, तो वो आपको बताएंगे कि इस प्रकार का कच्चा माल कहाँ पर ज्यादा अच्छे से अवेलेबल हो सकता है, या आपके क्षेत्र में कौन सा कच्चा माल ज्यादा अच्छे से अवेलेबल हो जाएगा, जिसकी लागत कम आएगी, जो पर्याप्त मात्रा में आपको उपलब्ध पूरे वर्ष उपलब्ध हो पाएगा। तो यदि इस प्रकार की मार्गदर्शन देने का काम यदि एक एंटरप्रेन्योर को यदि मिलता है तो वह भी उस प्रकार के व्यवसाय उद्योग में आने के लिए अपने आप को तैयार कर सकता है। नेक्स्ट है उद्यमी में ऐसे अवसरों की खोज करने के बारे में मार्गदर्शन प्रदान करना जिनसे लाभ कमाना संभव हो सके। मतलब सीधी सी बात है, यदि आपके मन में कोई आइडिया है, अगर आप कोई व्यवसाय उद्योग के बारे में कोई जानकारी रखते हैं या आपने कहीं से पढ़ रखा है, जानकारी प्राप्त कर रखी है कि इस प्रकार का अवसर हमारे यहाँ पर एंटरप्रेन्योर के फील्ड में जाने में हो सकता है, तो अभी मैंने आपको जो ऊपर बताया था प्रशिक्षण जो संस्थान है, आपकी शिक्षा प्रशिक्षण जो संस्थान है, ये शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान में यदि आप जाकर अपने उस अवसर के बारे में चर्चा करते हैं तो आपको वहां पर उचित मार्गदर्शन प्राप्त होता है। और ये मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए मैंने आपको बताया जिला व्यापार उद्योग केंद्र, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड आपके जिले में होगा। ठीक इसी प्रकार से यदि हम आगे बात करें तो लघु उद्योग संस्थान, जिसको हम आज का नाम हो गया सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास संस्थान, जो भारत सरकार की संस्थान है, ये संस्थान है उद्यमिता विकास केंद्र है, जिसका नाम मैंने आपको बताया। ऐसी कई एजेंसियां हैं आज की तारीख में, कई बैंक है आज की तारीख में, नेशनलाइज्ड बैंक भी इस प्रकार का काम करती है, वो भी प्रशिक्षण का काम करती है, मार्गदर्शन देने का काम करती है। क्योंकि जब हम किसी व्यवसाय उद्योग को लगाने के लिए जब हमारा प्रोजेक्ट हम सबमिट करते हैं जिला व्यापार उद्योग केंद्र के माध्यम से, तो किसी न किसी बैंक को ही जाता है जिस बैंक को आपने उसके लिए इंगित किया है अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंतर्गत। तो आज की तारीख में बैंकें भी इस प्रकार का काम करती है, वो भी इस प्रकार का मार्गदर्शन देने का काम करती है। कई जो आपकी लीड बैंक होती है, वो लीड बैंक एंटरप्रेन्योर के लिए मार्गदर्शन प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज करती है।
वहां पर इस बात की जानकारी मिलती है कि आपके पास जो अवसर है या जिस अवसर के बारे में आप जानते हैं उस अवसर को आप लाभ में किस प्रकार से कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है उद्यमियों को व्यवसाय इकाई स्थापित करने के लिए समुचित मार्गदर्शन देना। देखिए, किसी ने कहा है, मैंने आपको पहले भी बताया था, एक उद्योग की स्थापना करना और बच्चे की जन्म की परिकल्पना दोनों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। व्यवसाय उद्योग को स्थापित करने के पहले कई प्रकार के कार्य आपको संपादित करना होते हैं। तो वही चीज आपके यहाँ पर है कि जब आप कोई व्यवसाय उद्योग लगाना चाहते हैं तो व्यवसाय उद्योग लगाने के साथ साथ आपको कई प्रकार के मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, और ये सारे के सारे मार्गदर्शन वे सब संस्थाएं प्रदान करती है जिनका मैंने अभी आपका नाम का उल्लेख कुछ समय पहले किया था। तो यदि आप कोई व्यवसाय उद्योग स्थापित करना चाहते हैं तो उसके लिए जब तक उस व्यवसाय को लगाने के लिए आपको समुचित मार्गदर्शन नहीं मिलेगा, मैं समझता हूं आप बिजनेस में रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि बिजनेस रिस्क का खेल है। बगैर रिस्क के बिजनेस नहीं चलता। और जब हम रिस्क की बात करते हैं, जब हम मार्केट से पैसा लेते हैं, जब बैंक से पैसा लेते हैं, डेफिनेटली उसमें रिस्क है। तो हम कोई इकाई लगाना चाहते हैं, कोई व्यवसाय उद्योग स्थापित करना चाहते हैं, तो इकाई को लगाने के लिए यदि उचित मार्गदर्शन की व्यवस्था यदि की जाती है तो ये भी एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन होता है किसी व्यवसाय उद्योग में अपने आप को आगे लाने के लिए। नेक्स्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये, जिसकी वजह से कई सारे विद्यार्थी संकोच करते हैं, हमारा पैसा नहीं है। पैसा नहीं है तो पूंजी कहां से मिलेगी, वित्तीय संसाधन कैसे मिलेंगे, इसके लिए कौन सहयोग करेगा, ये भी एक प्रकार का मोटिवेशनल फैक्टर है। प्रारंभिक पूंजी, वित्तीय संसाधन, उत्पादन और विपणन सेवाओं में मार्गदर्शन करना। देखिए, 3-4 चीजें इसमें है। जब हम कोई व्यवसाय उद्योग लगाते हैं तो उसमें प्रारंभिक पूंजी की आवश्यकता होती है। कुछ व्यवसाय उद्योग ऐसे होते हैं जिसमें स्थायी पूंजी की आवश्यकता ज्यादा होती है। जैसे आप निर्माणी उद्योग में जाएंगे तो आपको डेफिनेटली मशीनरी वगैरह लगाना पड़ेगी। यदि आप सेवा उद्योग में जाएंगे तो डेफिनेटली मशीनों की संख्या कम होगी। यदि ट्रेडिंग के फील्ड में जाएंगे तो वर्किंग कैपिटल डेफिनेटली ज्यादा लगेगी। तो ये सारी चीजें हैं। तो प्रारंभिक पूंजी की अवस्था और वित्तीय संसाधन आप किस प्रकार से जुटाएंगे, इसके संदर्भ में भी मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। और मैं जहां तक समझता हूं, आपने फर्स्ट जो आपका सेमेस्टर है उसमें आपने कई योजनाओं को पढ़ा है। अभी आपने तीसरी इकाई में पढ़ा होगा कई भारत सरकार और मध्य प्रदेश शासन या स्टेट लेवल की योजनाएं हैं, जिन योजनाओं के माध्यम से एक एंटरप्रेन्योर को आसान किस्तों पर, आसान दर पर, और यही नहीं, कुछ विशेष प्रकार के इंसेंटिव के साथ आपको वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने में सहयोग प्रदान किया जा रहा है, सब्सिडी प्रदान की जा रही है। आप देखिए, अगर हम बात करें प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की, जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, जो आपने पढ़ा होगा, उस जनरेशन प्रोग्राम में 25 से 35% तक की सब्सिडी सरकार उपलब्ध करा रही है। इसका मतलब यदि हम 1 लाख का यदि लोन यदि लिया जाएगा हमारे द्वारा, यदि महिलाएं हुई तो उनको 35% तक, छात्राएं यदि लेंगी 35% तक आपको सब्सिडी मिल सकती है। बाकी को 25% तक आपको सब्सिडी अनुदान आपको मिल सकता है। तो जो भी हम फाइनेंस की हमारी जो स्कीम्स है, लोन की जो हमारी योजनाएं, इन योजनाओं के बारे में समय समय पर मार्गदर्शन के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। जिला व्यापार उद्योग केंद्र के माध्यम से आयोजित किए जाते हैं, जिला पंचायत के माध्यम से आयोजित किए जाते हैं, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के सहयोग से आयोजित किए जाते हैं, तमाम प्रकार की जो एजेंसीज हैं उनके माध्यम से ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, बैंकों के माध्यम से ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। इन सब में आपको बताया जाता है यदि आपके पास आइडिया है, यदि उस आइडिया से आप लाभ कमाना चाहते हैं और वास्तव में यदि आपका आइडिया लाभ प्रदान कर सकता है, उसे आप अवसर में टर्न अप कर सकते हैं, तो आज की तारीख में वित्तीय संसाधन जुटाना उतना कठिन नहीं रहा है। तो पहली चीज होगी कि वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए कई प्रकार की योजनाएं और मार्गदर्शन दिया जाना चाहिए। अगला है उत्पादन और विपणन सेवाओं का मार्गदर्शन। देखिए, पहले कहा जाता था कि वस्तु बनाना कठिन और बेचना आसान, और आज जस्ट उल्टा हो गया है। अब वस्तु आपका बनाना आसान हो गया है और उसकी मार्केटिंग करना बड़ा कठिन हो गया है। तो अब क्या हो गया कि उत्पादन की टेक्निक्स तो आपको कई जगह मिल जाएगी, कई जगह आपको जानकारी, अगर आप जाएंगे मशीन के डिमॉन्स्ट्रेशन भी आपको मिल जाएंगे, कहाँ कहाँ मशीन उपलब्ध होगी इसकी जानकारी भी आपको मिल जाएगी जिला व्यापार उद्योग केंद्र के माध्यम से। और वही नहीं है, हम इंटरनेट पे जाके भी सर्च कर सकते हैं कि जिस प्रकार की इंडस्ट्री में हम जाना चाहते हैं उस प्रकार का जो आपका प्रोडक्शन के लिए मशीनें कहाँ से उपलब्ध होगी, उसका प्रोसेस क्या होगा, इन सब के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगली इंपॉर्टेंट चीज है कि विपणन सेवाएं, हम जो वस्तु बनाएंगे उसकी मार्केटिंग हम कैसे करेंगे। तो आज की तारीख में ये तमाम प्रकार की संस्थाएं जो मार्गदर्शन देने का काम करती है, ये आपको मार्केटिंग की ट्रेनिंग भी उपलब्ध कराती है कि आप वस्तुओं को किस प्रकार से मार्केट में प्रेजेंट करेंगे, किस प्रकार से वस्तुओं को बेचेंगे। तो विपणन संबंधी मार्गदर्शन भी आपको दिया जाता है। और शायद आपने और भी पढ़ा हो
कि जो पिछड़े हुए क्षेत्र में जो उद्योग व्यवसाय स्थापित करता है, या ऐसे विद्यार्थी हमारे जो जो कैटेगरी में आते हैं, SC ST कैटेगरी के विद्यार्थी हैं, आज आप देखिए कि सरकार कई प्रकार की अट्रैक्शन दे रही है कि अगर आप व्यवसाय उद्योग में आएंगे आगे तो आपके द्वारा उत्पादित वस्तुओं को हम सरकार अपने विभागों के माध्यम से उनको परचेजिंग में विशेष प्रकार की सुविधा प्रदान करेगा, उनको प्रायोरिटी प्रदान करेगा। पिछड़े हुए क्षेत्र में जो व्यक्ति व्यवसाय उद्योग लगाएगा उसकी वस्तुओं को खरीदने में सरकार स्वयं सहयोग प्रदान करेगी। इस प्रकार के कई चीजें आज की तारीख में उपलब्ध कराई जा रही है। ये सब इसलिए उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि एक व्यक्ति, एक हमारा स्टूडेंट, एक हमारा युवा अट्रैक्ट हो, आकर्षित हो और मोटिवेट हो और व्यवसाय उद्योग लगाने में आगे आए। अगला प्रशासनिक सेवाएं। आप देखिए कई पिछड़े हुए क्षेत्र में आप जाइए जहां पर सरकार ने क्या कर रखा है, उनको विशेष प्रकार का इंडस्ट्रियल एरिया घोषित कर रखा है। जैसे हम अगर हम बात करें शाहजहांपुर के पास में मक्सी आपका है, भोपाल के पास में मंडीदीप आपका है, आपका अगर हम बात करें ग्वालियर के पास में मालनपुर एक एरिया है। तो ऐसे कई इस प्रकार के क्षेत्र सरकार ने डेवलप किए हैं जहां पर व्यवसाय उद्योग स्थापित करने के लिए कई प्रकार की प्रशासनिक सेवाएं सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। तमाम प्रकार के विभाग वहां पर संचालित किए जा रहे हैं। जिला व्यापार उद्योग केंद्र का पार्ट वहां पर है, लघु उद्योग निगम की सेवाएं वहां पर उपलब्ध है। ये सारी सेवाएं इसलिए दी जा रही है ताकि एक व्यक्ति वहां पर अट्रैक्ट हो, मोबिलाइज हो, मोटिवेट हो व्यवसाय उद्योग लगाने के लिए। तो प्रशासनिक सेवाएं उपलब्ध कराने के पीछे भी उद्देश्य यही होता है ताकि आप अभिप्रेरित हो व्यवसाय उद्योग लगाने के लिए। और आगे उद्यमियों को आवश्यकता पड़ने पर मार्गदर्शन देना, मतलब केवल व्यवसाय प्रारंभ करने तक ही मार्गदर्शन नहीं दिया जाता। व्यवसाय प्रारंभ करने के बाद भी कई प्रकार की समस्याएं एक एंटरप्रेन्योर के सामने आ सकती है। तो अगर आपने कोई व्यवसाय उद्योग संचालित कर लिया है, उसके बाद भी यदि आपकी कोई समस्या है तो उन समस्याओं पर मार्गदर्शन देने के लिए भी सरकार ने कई अपने विभाग बना रखे हैं। इंडस्ट्री विभाग आपका, उद्योग विभाग आपका बना रखा है। उद्योग विभाग का काम यही है कि कोई भी एंटरप्रेन्योर जो जब भी उसको किसी प्रकार के मार्गदर्शन की आवश्यकता हो तो वो एक चैनल के माध्यम से, जिला व्यापार उद्योग केंद्र के माध्यम से अपनी उन समस्याओं के बारे में आवश्यक मार्गदर्शन भी प्राप्त कर सकता है। तो ये तमाम प्रकार की वे चीजें हैं जिनसे एक एंटरप्रेन्योर अभिप्रेरित होता है कि किस प्रकार से वो व्यवसाय उद्योग लगाने में आगे आए। अब आप आगे देखिए, ये जो मैंने जिन चीजों की चर्चा की इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर आपका है शिक्षा और प्रशिक्षण का प्रबंधन। ये मैं आप सभी विद्यार्थियों से बोलना चाहता हूं कि आज आप देखिए आपका जो जिस भी कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में, हमारा जो मैं अपने बारे में बताऊं, उद्यमिता विकास जो आपका के बारे में भी हमने कई प्रकार के सेमिनार वर्कशॉप आयोजित किए हैं स्वामी विवेकानंद योजना के माध्यम से। अब आप देखिए केवल और केवल हम अगर ये कहें कि कोई एजेंसी आपको आगे काम करेगी, नहीं, अब हमारे कॉलेज में भी हम इस प्रकार के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने लगे हैं स्वामी विवेकानंद योजना के माध्यम से। तो आप प्रशिक्षण प्राप्त करके भी एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, क्योंकि ऐसा जरूरी ये मत समझिए कि किसी के परिवार में कोई पहले से यदि एंटरप्रेन्योर है वही उसी के परिवार का व्यक्ति एंटरप्रेन्योर बन सकता है, ये अपने मन से आप निकाल दीजिए। अब ऐसी कई प्रकार की एजेंसीज है जो आपको प्रशिक्षण देके आप स्वयं को भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बना सकती है। और यदि आप कवर स्टोरी यदि एंटरप्रेन्योर की यदि आप पढ़ते हैं समाचार पत्र पत्रिकाओं में तो आपको पता लगेगा कि कुछ तो ऐसे एंटरप्रेन्योर हुए हैं जिनके परिवार में वर्षों से कभी उनकी 4 पीढ़ी तक किसी ने कोई व्यवसाय नहीं किया, किंतु आज वो व्यक्ति एंटरप्रेन्योर के फील्ड में है और वो सक्सेस है। और उसकी सक्सेस के पीछे उसका सबसे बड़ा कारण वही है कि उसने जिस व्यवसाय उद्योग में वो जाना चाहता था उस प्रकार का उसने प्रशिक्षण प्राप्त किया है। तो आप प्रशिक्षण प्राप्त करके भी अपने आप को अभिप्रेरित कर सकते हैं व्यवसाय उद्योग में जाने के लिए। तो ये थे आपके एंटरप्रेन्योर के अभिप्रेरक तत्वों की बात। अब आप देखिए एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप जरा ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, फिर अपन और भी चर्चा करेंगे कि उद्यमी का जो प्रबंधकीय कार्य है, इस प्रबंधकीय कार्य में क्या क्या चीजें शामिल होगी। मैं जिससे भी प्रश्न का जवाब देना चाहे प्रश्न का जवाब दे, मैं आपसे हर चीज पूछूंगा कि संगठन प्रबंध का कार्य कैसे है, नियोजन संगठन प्रबंध का कार्य कैसे है, और निर्णय भी यदि है तो प्रबंध का कार्य कैसे है। तो ये एक ऑप्शन आपके सामने है कि उद्यमियों का प्रबंधकीय कार्य, द मैनेजियल फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर इज ऑर्गेनाइजेशन, प्लानिंग, डिसीजन, ऑल ऑफ दी। इनमें से क्या है, सोच के प्रश्न का उत्तर जरूर दें। यस, इससे बोल रहा हूँ रवि। तो कहाँ से बोल रहे हैं? एक मिनट, कहाँ से बोल रहे हैं, किस कॉलेज से? स्वामी विवेकानंद कॉलेज बेरसिया। बेरसिया से, बोलिए बॉस, क्या नाम है आपका?
सर रवि। रवि नाम है आपका? हाँ जी बोलिए। सर। हाँ सर बताइए। उपयोग सभी। क्यों, कैसे? जी संगठन करना क्या इसका कार्य है, प्रबंधक इस एंटरप्रेन्योर का? सर, कैसे संगठन यानी संगठन आप करना का? हाँ व्यक्ति बताइए आप। आपस में व्यक्ति आपस में संगठन यानी उसका आपस में डिसीजन करना, उसको पहले समझने इसे नहीं, मैं लगता है। संगठन की बात कर रहा हूँ। संगठन, संगठन किसको बोलते हैं? संगठन हाँ में तो क्या किया जाता है? सर संगठन उसमें सर डिसीजन लेना। डिसीजन लेना तो अगला निर्णय, अगला कार्य है। मैं संगठन की बात कर रहा हूँ। मैंने आपको बताया था संगठन का मतलब क्या होता है। संगठन का मतलब है व्यक्तियों का समूह जो हाँ तो उद्यमी के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सहयोग करता है। इसको बोलते हैं यस संगठन। व्यक्तियों का ग्रुप होता है, इसको ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। मैंने आपको बताया था कि कई प्रकार के कार्य इंटरप्रेन्योर को करना होते हैं। कौन से कार्य करना है, उन कार्यों को भिन्न उपविभागों में बांटना पड़ता है, योग्य व्यक्ति को कार्य सौंपना पड़ता है, और यस इसके सर। साथ साथ अधिकार भी देना पड़ते हैं। ये सारी चीजें संगठन के अंतर्गत आती है। चूंकि मैं सब चीज बता चुका हूँ, फिर भी मैं आपको संक्षेप में बता रहा हूँ। प्लानिंग, प्लानिंग कैसे करना होता है? प्लानिंग क्यों उद्यमी का प्रबंधकीय कार्य है? सर प्लानिंग में सर नियोजन करते हैं, पहले सोचते हैं उसमें देखिए विचार नियोजन करना हाँ बोलिए। यस। सर, क्या करना है, कैसे करना है, उस ठीक किसी है, भी कार्य बिल्कुल को, ठीक है। आप उसकी क्या करना रूपरेखा चाहते तैयार हैं, करना। कैसे करना चाहते हैं, इन सब के बारे में प्लान करना होता है। ये भी एक एंटरप्रेन्योर का कार्य है, मैंने आपको विस्तार से बताया था। और डिसीजन लेना तो इम्पोर्टेंट कार्य ही, पल पल पे निर्णय लिए जाते हैं। इसका मतलब जी स्पष्ट सर। है कि उद्यमी को ये सारे के सारे कार्य प्रबंधकीय कार्य के अंतर्गत संपादित करना ही होते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी जी मच। सर। आगे देखिए, ये आपके कुछ रेफरेंसेस हैं। इन बुक से आप पढ़िएगा। और भी किताबें मार्केट में उपलब्ध हो सकती है। अच्छी किताब से आप पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको नंबर भी अच्छे मिलेंगे। परीक्षा का समय बहुत नजदीक है, तो निश्चित रूप से आपने टॉपिक तैयार कर लिया होगा। यदि इसमें आपका कोई प्रश्न हो तो आप जरूर पूछें। कोई भी प्रश्न यदि आपका हो तो आप पूछ सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक था उस टॉपिक से रिलेटेड, प्रबंधकीय कार्य और मोटिवेशनल फैक्टर, इन दो में से किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछिए। कोई प्रश्न नहीं? इसका मतलब आपको समझ में आ गया है। और न भी तो अगली बार हम फिर से प्रबंधकीय कार्यों पर जब चर्चा करेंगे तो निश्चित रूप से हम फिर से इन बातों पर एक बार फिर से रिवाइज जरूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।